हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें आज हम सीखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च के बारे में। ठीक है, ये 2019 में प्रश्न भी आया था, तो इसके बारे में जानेंगे कि एक्शन रिसर्च होता क्या है। ठीक है ना। और सबसे पहले तो यहाँ पे कुमार, चंद्रा एवं कमल ने इनका विश्लेषण कैसे किया है वो देख लेते हैं कि एक्शन रिसर्च, जाहिर सी बात है, दिख ही रहा है, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक एक्शन है, एक रिसर्च है। एक्शन मतलब क्रिया करना, कोई एक्शन लेना, ठीक है ना। और रिसर्च मतलब अनुसंधान करना, ठीक है ना। खोज हो चुकी है, उस खोज को और इम्प्रूव करना, आगे बढ़ाना। क्लियर गाइज, उसको बोलते हैं रिसर्च। अब रिसर्च भी यहाँ पे दो शब्दों से मिलके यहाँ पे इन्होंने बना दिया, इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया, री प्लस सर्च। सर्च मतलब खोजना होता है और री मतलब दोबारा से, अगेन। ठीक है, तो वही बात मैंने बता दी कि खोज हो चुकी है पहले से ही, उसको और इम्प्रूव करना है। क्लियर गाइज। एक्शन को भी इन्होंने क्या कर दिया है, एक्ट ऑन, है ना। किसी कार्य पर जो एक्शन लिया जाता है, ठीक है, किसी कार्य के प्रतिक्रिया या किसी कार्य को करने के लिए की गई क्रिया, कई तरीके से इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। क्लियर गाइज। सो गाइज, क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो किस लिए यूज़ हो रहा है, उसका कारण क्या है यूज़ होने का, क्यों हम उसे यूज़ कर रहे हैं, क्यों हम उसको पढ़ रहे हैं। तो पढ़ इसलिए रहे हैं कि उसके बारे में जान सकें, जब हम जानेंगे तो उसका यूज़ भी करेंगे। सो यूज़ क्या है, वो है शिक्षक की समस्याओं के समाधान के लिए, है ना, वैज्ञानिक विधि से समस्याओं का समाधान करना। ठीक है, इस यूज़ में ये आता है कौन, क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। वैज्ञानिक विधि से शिक्षण प्रविधि, विधि, मेथड में वांछित अपेक्षित सुधार करना। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालयों की कार्य पद्धति में सुधार एवं विकास करने का एक सबल साधन है। इसके माध्यम से शिक्षक अपनी कक्षा तथा विद्यालय की समस्याएं सुलझाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, आज शिक्षा के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान होते चले आ रहे हैं। अनुसंधान मतलब रिसर्च हो रहे हैं, जिनका उद्देश्य शिक्षा को उत्तम बनाना है। जाहिर सी बात है, हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, आजकल हम ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं, ये भी एक टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप कहीं भी कभी भी शिक्षित हो सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कोई टाइम लिमिट नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, ये नहीं है कि लेक्चर फिनिश हो जाएगा, नहीं। ठीक है ना। सो नए अनुसंधान हो रहे हैं, नए रिसर्च हो रहे हैं, जिससे किसको फ़ायदा मिल रहा है, शिक्षक को भी फ़ायदा मिल रहा है, उनकी भी स्किल्स डेवलप हो रही हैं, और स्टूडेंट को भी फ़ायदा मिल रहा है। उनका जो अधिगम प्रक्रिया है वो और सुगम, सुलभ, रुचिपूर्ण, भावपूर्ण, अर्थपूर्ण, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हम कह सकते हैं, वो होती जा रही है। कहने का मतलब अधिगम प्रोसेस ईजिली और ज़्यादा हो रहा है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि एक्शन रिसर्च दिया किसने था, तो इसको लाने का श्रेय जाता है स्टीफन एम कोरे। ठीक है, ये नाम याद रखना, स्टीफन एम कोरे। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, ये जिन्होंने अनुसंधान, सॉरी, क्रियात्मक अनुसंधान को प्रयोग में लाया। ठीक है ना। इनके कथनानुसार ये क्या कहते थे कि अभ्यासकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है, जिससे सही कार्य को दिशा मिल सके और निर्णयों का मूल्यांकन कर सके। इससे अनेक व्यक्ति क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। बहुत सारे व्यक्ति इसको क्या कहते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान। अनुसंधान इसलिए क्योंकि वैज्ञानिक प्रविधि यहाँ पे यूज हो रही है समस्याओं का निपटारा करने के लिए। ठीक है, ये स्टीफन एम कोरे ने बोला था। क्लियर गाइस, कि विद्यालय में जो भी कार्यरत है, प्रबंधन समिति है या टीचर हैं, शिक्षकगण हैं, छात्र छात्राएं जो पढ़ने आते हैं, शिक्षा लेने और देने का कार्य करने में संलग्न जो भी व्यक्ति वहाँ पर हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने हेतु यह पद्धति काम में लाई जाती है। तो आइए देखते हैं कुछ और विद्वानों की इस पर क्या विचार हैं, क्या उन्होंने परिभाषाएं दी हैं इसके रिगार्डिंग। सो एक परिभाषा है, कुछ विभिन्न विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा दी गई ये परिभाषा है, क्रियात्मक अनुसंधान कक्षा की समस्याओं को सुलझाने की एक विशाल पद्धति है। सेकंड, मूल अनुसंधान की भांति क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसमें अनुसंधानकर्ता चेतन रूप में दिन प्रतिदिन में मिलने वाली समस्याओं के उत्तरों की खोज किया करता है। जो भी हमें डेली बेसिस पर जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको कैसे टैकल करना है, उनसे कैसे छुटकारा पाना है, वो सब इसके अंतर्गत आता है। वो सारी प्रविधि, विधियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। मेक ग्रेथे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति या समूह क्रियाओं में रचनात्मक सुधार तथा विकास लाना है या विकास करना है। क्लियर गाइज। सो आई होप ये बहुत सारी जो डेफिनेशंस यहाँ पे आपने देखी, इनसे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी, और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपके सामने।
सो अभी तक हमने ये जाना कि ये होता क्या है। अब हम जानेंगे कि कार्य कैसे करता है। कार्य अनुसंधान जो समस्याओं का समाधान करता है वो होता कैसे है। तो विभिन्न सोपान, विभिन्न स्टेप्स के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो पहला है समस्या के क्षेत्र का निश्चय तथा समस्या का चयन। पहले ये है कि समस्या कौन सी आ रही है, ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर गाइस। और अगर कई सारी समस्याएं आ रही हैं तो उनमें सेलेक्ट करना है कि ये किस क्षेत्र की समस्या है, किस लेवल की है। प्रायोरिटी बेसिस पर यहाँ पर क्या करना है, उसका समाधान करना है। प्रायोरिटी होता है प्राथमिकता। सेकंड है समस्या का सीमांकन, पिन पॉइंटिंग द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम का क्षेत्र हमने जान लिया, समस्या जान ली, उसको हाईलाइट करना है। अब डायरेक्ट इंडिकेशन में लाना है, प्रकाश में लाना है कि हाँ ये प्रॉब्लम है और इसका हमें समाधान चाहिए। संभावित कारणों का विश्लेषण। नंबर थर्ड है संभावित कारणों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ प्रोबेबल कॉज। तो कॉज को फाइंड करना है कि ये जो समस्या उत्पन्न हुई है ये कहाँ से आई, क्यों उत्पन्न हुई। जैसे कि आयुर्वेद में हम कहते हैं कि जो औषधि है, जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं, वो जो है बीमारी की जड़ पे वार करते हैं, जड़ से खत्म करते हैं, है ना। सो यहाँ पे भी यही है कि ये आया क्यों है, उसका रूट कॉज को फाइंड करना है और उस प्रॉब्लम को फिनिश कर देना है। अब सबसे पहले क्या करना होगा रूट कॉज फाइंड करने के लिए, अध्ययन या अध्यापन कराना होगा, या तो पढ़ना होगा या बताना होगा, ठीक है ना। अभिलेख, पुरातत्वीय साक्ष्य, ठीक है, यहाँ पे प्रूफ्स जुटाने होंगे, ठीक है, एविडेंस। नेक्स्ट है प्रकाशित साहित्य अथवा ग्रंथ, और चौथा है विचार विमर्श, ठीक है। तो सारा अध्ययन अध्यापन करके उसके बाद में टीम जो है, टीम मेंबर से उसमें डिस्कशन करना है और प्रॉब्लम को, कारण का जो विश्लेषण है वो करना है। चौथा पॉइंट में हम यहाँ पे चौथे स्टेप में करेंगे समस्या के संभावित कारणों की सूची तैयार करना। अब अगर कोई एक समस्या है और उसके एक से अधिक कारण है तो उनकी लिस्ट बनाना है कि हाँ ये समस्या इस वजह से भी हो सकती है, इस वजह से भी हो सकती है, इस वजह से भी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। अब जो कारण हमें मिल गए हैं, हमें ये देखना है कि कौन से जो कारण है, जो कॉज हैं प्रॉब्लम के, वो हमारे नियंत्रण में कौन से हैं और नियंत्रण से बाहर कौन से हैं, ठीक है ना। तो इसकी एक सूची तैयार करनी है। अब छठे स्टेप में क्या करना है, प्राथमिकता के क्रम में रखना है उनको, ठीक है, प्रायोरिटी बेसिस पे रखना है कि संभावित कारण कौन कौन से हैं और वो क्या, उनकी प्राथमिकता क्या है। प्राथमिकता मतलब पहले मैं किनको जो है कौन से कारण पे काम करूँगा कि जिससे समस्या 1 बाय 1 सारे स्टेप में खत्म हो जाए, कहीं से भी वो उत्पन्न ना हो, ठीक है ना। और बाद में कौन सा करूँगा, तो प्राथमिकता बेसिस पे यहाँ पे हम सूची तैयार कर लेंगे और फिर उसमें ये भी देखेंगे कि क्या ये कारण मेरे नियंत्रण में है, क्या मुझसे सॉल्व हो पाएगा कि किसी दूसरे को बुलाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है क्रियात्मक परिकल्पनाओं की योजना, प्लानिंग ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस। यहाँ जितने अधिक कारणों के प्रमाण होंगे तथा वे अनुसंधानकर्ता के नियंत्रण में होंगे, परिकल्पना उतनी ही स्पष्ट तथा सशक्त होगी। अगर हमारे नियंत्रण में है इसका मतलब हम उनको जानते हैं, सही कर सकते हैं, ठीक है। तो परिकल्पना ये है कि उनके बारे में विचार, तथ्य जो है हम बताएंगे पूरे टीम मेंबर्स को, तो वो हम अच्छे से बता सकते हैं क्योंकि वो हमारे नियंत्रण में है, हम उन कॉजेज़ को जानते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रारूप, डिज़ाइन ऑफ एक्शन रिसर्च। तो 8th पॉइंट हो गया या 8th स्टेप हो गया। अभी तक हमने क्या कर लिया, हमने समस्या पता कर ली, है ना, उसका क्षेत्र पता कर लिया, उसके कारण क्या थे उनको पता कर लिया, ठीक है ना, और उनको प्रायोरिटी बेसिस पर उनको लगा लिया कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। उन कारणों पर विचार विमर्श कर लिया कि हाँ ये कारण कैसे, किस प्रकार से सही हो सकते हैं, ठीक है, समस्या को कैसे निदान हम कर सकते हैं। अब आता है डिज़ाइन ऑफ एक्शन रिसर्च। इस शीर्षक के अंतर्गत उपकरण, समय तथा प्रक्रिया, समय तथा आवश्यक धन, इन सारी चीज़ों को निश्चित करना होगा कि कौन सी प्रक्रिया हम यूज़ करेंगे, कौन से टूल्स उसमें यूज़ होंगे, कितना उसमें समय लगेगा, कितना उसमें धन खर्च होगा, कितने उसमें टीम मेंबर्स लगेंगे, ठीक है। तो इस पर विचार करना है। अब ऐसा तो नहीं है ना, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और वहाँ पे एक आदमी चला गया, वो भी बिना किसी टूल के, क्या प्रॉब्लम हल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है क्रियात्मक योजना का मूल्यांकन, ठीक है। जो हमने जो भी मेथड हम प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कि ये जो मेथड हमने यूज़ किया, क्या इससे समस्या का निदान हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। नहीं हुआ तो फिर क्या हमें करना है, और हो गया तो बल्ले बल्ले, ठीक है ना। सो ये है हमारा इसके निदान के उपाय। क्लियर गाइस। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल के साथ। क्लियर गाइस। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा और कंटेंट यहाँ पे फुल मिल रहा होगा। 2-4 लाइनों में मैं बता नहीं रहा हूँ आपको। सो यहाँ पे कंप्लीट आपको जो सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो मैटर है वो कंप्लीट मिल रहा है। यही मेरा मानना है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मटेरियल जो है ना मैं
प्रोवाइड करा दूँ, ताकि आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो कहीं पर भी, है ना, और आप अच्छे से आंसर को लिख पाएँ और अच्छे से नंबर ले पाएँ। क्लियर गाइस? टिल देन बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।